नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल डायलॉग, इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आनंद नरसिम्हन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेखक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, आलोक मेहता जी। उनकी नई किताब भी आई है। लेकिन आज विषय जो है वो काफी ज्वलंत है कि ये जो अभी क्रैकडाउन हो रहा है, ये ट्विटर जो और जो लोग जिनके नाम एफआईआर दर्ज हो रहा है, ये वाणी की आजादी पर प्रहार है, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है, या फिर एक बहुत ही गहरी साजिश से पर्दाफाश है। इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश जी, आलोक जी आज हमारे साथ हैं। एक नया डायमेंशन हम आज कोशिश कर रहे हैं हमारे इस डिजिटल डायलॉग में। निश्चित तौर पर आनंद जी, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि हम दोनों की जो उम्र है, हम दोनों की उम्र से ज्यादा मुझे लगता है कि आलोक जी का खुद पत्रकारिता का करियर है। तो अनुभव का लाभ, और खासतौर पे जब हम लोग ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, तो आलोक जी के पास पूरा एक कैनवस है पिछले हम्म। 5-7 दशक का। जिसमें कि एक तो उन्होंने अपने स्टूडेंट डेज में जो देखा होगा, उस समय जब खुद अखबार पढ़े होंगे, या फिर जो 70 के दशक से लगातार जो पत्रकारिता करते आ रहे हैं, बिल्कुल एक ग्राउंड रिपोर्टर से शुरू होकर तमाम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संपादक की भूमिका निभाते हुए साथ में एडिटर्स गिल्ड के आप प्रेसिडेंट रहे। तो एक लंबा चौड़ा जो सो कैनवास है उनके अनुभव का। तो ये जो विषय आज का जो हम लोगों ने लिया है कि भाई यह वाणी की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी किस्म का रोक है या फिर जो ये साजिश है। खासतौर पर मुद्दा इसलिए ज्वलंत हुआ पड़ा है क्योंकि ट्विटर पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से उसके नैरेटिव जो है अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग होते हैं, उसको लेकर जो चर्चा हुई पड़ी है। साथ में जो अभी गाजियाबाद की घटना हुई, जिसमें कि एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ मारपीट की गई, मारपीट के कारण क्या थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम जो विवाद या फिर कह सकते हैं कि जो है एक तरह से कहा गया कि भाई जो है किस तरीके से मुस्लिमों का रहना मुश्किल है, और एक बार फिर से दंगा भड़काने की साजिश रची गई, कोशिश की गई। यह कोशिश जो है खतरनाक थी। जाहिर है गाजियाबाद पुलिस ने इसमें मामला रजिस्टर किया है। ट्विटर के खिलाफ भी जांच अभियान शुरू हुआ है। लेकिन हम लोग इस पर आगे बढ़े तब तक एक और बहुत मजेदार रिपोर्ट आज आई है, जिसमें कि फाइनेंशियल हम्म। टाइम्स की एक रिपोर्ट है, जिसमें कि अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी को जो कि एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, उनको गलत ढंग से कोट किया गया है। तो ये दो चीजें हैं। एक तरफ जो है सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो खुद अपने को इस तरीके से ऐसे जो है डिस्टॉर्शन है उसके फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे विलिंगली उसमें शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर ट्विटर का जो रुख है। और सबसे बड़ी बात जिस पर कि हम लोग आलोक जी से तुरंत उनके विचार जानना चाहेंगे कि आपने जो ये पिछले 5-6 दशक का कैनवास देखा हुआ है, उसमें इस तरह की कोशिश जो सो क्या पास में भी हुई है, जबकि एक कॉन्कॉर्डेड अभियान, एक साजिश के तहत जो सो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, और जिससे कि जो सो देश पर, समाज पर काफी गहरा असर हुआ है। और ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि अभी आलोक जी की जो नई किताबी आई है, अगर आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स। जाहिर है यह तीनों ही बिंदु महत्वपूर्ण है। इन तीनों के त्रिकोण बनने से जो है इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। कई बार जो है इस समाज को इसका व्यापक भोग बनना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस किताब में आलोक जी ने अपने लंबे अनुभव काल के दौरान जो है, जो देखा है, परखा है, उसको कोट किया है। तो आलोक जी से ही हम लोग पूछ लेते हैं आनंद जी कि जी। किस तरीके से लिया जाए ये मौजूदा जो मामला है, खासतौर पे ट्विटर का, या फिर कई सारे वो जो स्वतंत्र पत्रकार अपने को कहते हैं, किस तरीके से उन्होंने कम्युनल राइट्स को भड़काने की कोशिश की, गलत या डिस्टॉर्टेड वीडियो का इस्तेमाल करते हुए। नमस्कार आनंद जी और ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद। अब ये ठीक है कि इस बहाने आपके हाथों से पुस्तक अभी चूंकि इसी हफ्ते बाहर मार्केट तक आ रही है, लॉकडाउन के बाद ये पहला आपके साथ एक तरह संवाद है, तो इसके लिए धन्यवाद भी। और संयोग यही है, वैसे तो मैं मानता हूँ कि जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की तब भी खतरे तो बहुत आते थे, और यही इस तरह की सत्ता तब भी रहती थी। अलग अलग समय में अलग अलग सत्ता रही, जैसा आपने कहा। नेहरू युग तो मैंने नहीं देखा मैं उस पर, लेकिन उनको भी कोट करूंगा, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि हम लोग ये जो आजकल जो बात कर रहे हैं वो कोई नेहरू से विपरीत विचार वाले सब लोग हैं। मेरा मानना है कि यदि हम पढ़ते लिखते रहे हैं और जो अपने जिनकी आलोचना करते हैं उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, जिनके प्रशंसक हैं उनका भी पढ़ना चाहिए, जैसा। और इसीलिए शायद मैं अपनी पुस्तक में मैंने, और जीवन में मेरे साथ भी यही है कि आप राजनीति से प्रभावित होकर के, आप तो, मैं कमल की बात नहीं कर रहा हूँ वरना फिर कहेंगे आप कमल के समर्थक हो गए, लेकिन
ट्विटर के संदर्भ में यदि बात करें तो यदि मैं कुछ बातें कहूंगा उसको, और जो रिकॉर्डेड पहले के संपादकों की भी है, मैं कई, जैसे आपने आज मुझसे बात कर रहे हैं, कुलदीप नायर जी, एस निहाल सिंह जी, अजीत भट्टाचार्य जी, मतलब कई लोगों से, कई के मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखे थे, कुछ टेलीविजन पर प्रसारित भी हुए। इसलिए हम जो बात करेंगे प्रामाणिक, बल्कि मैं ताज़ा, मैंने संडे गार्जियन में आजकल हैं, या उसके एडवाइजर भी हैं नलपट साहब, MD नलपट, वो टाइम्स में भी रहे हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू पे बल्कि इसी ट्विटर का जिक्र किया था। मैं आपको कोट, बल्कि एक बार ब्रजेश जी आपको, इससे पहले हिंदी में मैंने बहुत कुछ पहले भी कुछ लिखा है, इस बार मैंने निचोड़ उसका डाला, चूंकि बहुत सारे ब्रिटिश पब्लिशर के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ा, सारे कोर्स नहीं। तब भी ये था कि ट्विटर पर अमेरिका यदि जो सरकार चाहती है वैसा हो जाता है, ये मैं मानता हूं कि MD नलपट ऐसा नहीं है कि वो कोई अमेरिका विरोधी पत्रकारों में से गिने जाते हैं, तो ऐसे कई उदाहरण मैं मानता हूं। और ये नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंह, हर डेज में आता था कि अमेरिका के भी अपने, पूरा, मैं नहीं मानता, हमारी मित्रता सबसे रही है, चीन से भी नेहरू की मित्रता थी, आज नरेंद्र मोदी जी भी उनके साथ, आप तो अहमदाबाद में रहे हैं जब शी जिनपिंग को बुलाया गया। तो विदेशी मीडिया या विदेश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, भारत के अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए वर्तमान विवाद में ये सही है कि कानून आया, ये ठीक है, अदालत में मामला जा रहा है, और ट्विटर पर जो हुआ उसका यही एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, टेबलॉइड या छोटे छोटे डम डिगा डिगा अखबार भी निकलते थे पहले, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली आप सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा, अभी देखिए मुझे 10 मिनट लगा आपके साथ जुड़ने में, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ डिजिटल मीडिया का, या आज देश में बहुत सारे पत्रकार हुए जो मुझसे ज़्यादा योग्य बने इस मामले में हो गए हैं। लेकिन यह है कि दुरुपयोग हो सकता है। आप भी कल एक बड़े वरिष्ठ संपादक जो हमारे, मैं जिनको बड़ी इज्जत भी करता हूँ, उन्होंने भी बल्कि टेलीविजन पर कहा कि नहीं, हमने अलेज करके लिखा। मुझे जो स्कूल में, मैंने जर्नलिज्म के उसमें जो सिखाया गया, मैं स्कूल, आप किसी जर्नलिज्म स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, आनंद जी तो फिर भी बहुत सारी शिक्षा देश विदेश में प्राप्त करके आए, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें अलेज करने के बाद भी आप जिम्मेदार हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ब्रजेश जी ने आरोप लगाया और ये आदमी जो अय्याशी कर रहा था या उस पर नंगा नाच कर रहा था या उस पर इस तरह के आरोप हैं, तो मैं भी पार्टी हूँ, और ये नहीं कह सकता कि ब्रजेश जी भी पार्टी है। ये पत्रकारिता का जो मेरे कोड ऑफ एथिक्स पर भी मेरी एक पहले किताब आई थी, इंडियन जर्नलिज्म कोड ऑफ एथिक्स, और एडिटर्स गिल्ड में भी हमने बनाई। अब ये ठीक है कि आपका सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल है नहीं, सरकार ने, मैं पहले भी लिखता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत बुरा भी बनता हूँ, और मैं अपनी पत्रकारिता में हमेशा ये कहता हूँ जो मुझे सिखाया गया था। कई बार होता था, एडिटर्स गिल्ड में भी 1-2 बार जब बहस होती थी, और कुछ चीज़ों में विदेशी मीडिया को लेकर के, बाद मैं बहुत यंग था, तो कई बड़े संपादक और मालिक भी समझते थे कि क्या है, बल्कि बहुत बड़े संपादक जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मेरी पुस्तक क्या, उन्होंने फॉरवर्ड भी लिखा था पिछली बार, जबकि उनका ये सहज बात थी, उन्होंने कहा, अरे पहले गोयनका टाटा बिरला पर लागू करिए कोड ऑफ एथिक्स। जब हमने बात शुरुआत की थी तो मैंने कहा, सर मैं उनको तो नहीं कर सकता, और आप तो उनके करीब ही रहे हो, आप उनके संपादक रहे, लेकिन हाँ ये है कि हमें अपने लिए मैं लागू कर सकता हूँ, मैं ब्रजेश जी को फोर्स नहीं कर सकता। अभी ट्विटर वाली समस्या में जिस ढंग से एक सांप्रदायिक घटना को, और यही डर हम पहले भी कहते थे, रेडियो FM में भी अभी 1-2 चैनल शुरू हुए जहाँ शायद सूचना है, उसमें खबरें आने लगी हैं। आप ये बताइए, हो सकता है कि आपका YouTube ना पहुंचे, आपका चैनल ना पहुंचे, यही रेडियो के जरिए प्रसारित होने लगे कुछ, कि देखिए ये गाजियाबाद की इस घटना के, इस बुजुर्ग को मैंने साथ जो जाती हुई है, उस पर 70 लोग उज्जैन में मारे गए, 50 अहमदाबाद में मारे गए, वो खबर फैलती जाए। एकदम रेडियो का प्रसारण पहाड़ में भी होता है और जंगल में भी होता है। मैं उससे तब से इस बात की उसमें हूँ कि कोई नियंत्रण हम पर रखिए आप। मैं भी अति बोलता हूँ, तो कभी कभी मैं, परिवार के लोग भी, मेरी बेटी लंदन से फोन कर कहती है, देखिए आप इस तरह से ज्यादा नहीं बोले। मतलब नियंत्रण की आवश्यकता हमें भी हो सकती है, कभी कोई ऐसी बात कहे तो ये जो गड़बड़ हुआ है, चाहे इंटेंशनली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत फैसला करेगी, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, ब्रजेश जी, आनंद जी, आप जानते हैं FIR दर्ज करने का, हमें, वैसे मैं अकेला में बोलता रहूंगा, ठीक नहीं है, सवाल आप करिएगा, लेकिन FIR दर्ज होने पर ऐसा हंगामा क्यों होता है? FIR में सजा नहीं दी गई है। देखिए, यदि कोई महजा ऐसा अपराध है जिसमें तत्काल ही अरेस्ट होना, सेक्सुअल अब्यूज़मेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गाजियाबाद की घटना में भी अभी होगा, आज जबकि उतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कल से हल्ला तो मच ही रहा है, और कई, मैंने हमारे उसमें तो सबा नकवी वगैरह तो मेरे साथ काम की हुई है। सईद नकवी जी का इंटरव्यू है जिस पर मैं आगे आऊंगा, बात जिसमें उन्होंने क्या कहा था ये बताऊंगा। तो ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है, सवाल ये है कि यदि कोई FIR दर्ज हुआ तो इसलिए नहीं कि मैं कौन जाति का हूँ, मैं कौन सा धर्म है, FIR दर्ज हुआ, अदालत है, न्याय मुझे देगा, मुझे डर ही नहीं लगता।
ब्रजेश जी आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी अपने और मित्रों को कहिएगा कि रिकॉर्ड निकाल के आलोक मेहता के खिलाफ प्रचार करें। मैं जब नवभारत टाइम्स पटना में संपादक था आपके प्रदेश में, ये 88 से 91 की बात है। लालू यादव से जो हुआ, उन्होंने जो किया वो तो अलग हमला प्रेस पे किया, तो वो तो हमने कुछ ज्यादा उस पर खबरें भी नहीं मिलेगी आपको। प्रेस पे आग भी लगा दी तब भी खबरें नहीं मिलेगी, हमने छापा ही नहीं ज्यादा, चाराखंड छापते रहे। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ने बाकायदा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि डकैती की मेरे गांव में 25,000 रुपए की मेरे भाई क्या। आप बात कर रहे हैं उस पर डकैती का एफआईआर दर्ज है। उसके बाद उसे विधानसभा, अच्छा ये इसलिए प्रामाणिक है कि वो उसको अखबारों में, वहां के जिस आदमी को हमने निकाला था नौकरी से, मतलब गया था कोई, उसने अपना अखबार भी निकाला था, उसने 8-8 कॉलम में छापा। मैंने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया। भाई क्या करेंगे आप, यदि आज आप कह दें कि भाई आप पर ये आरोप है तो फिर एफआईआर तो बहुत दर्ज होती है। उसके बाद विधानसभा में भी बोला गया, मेरे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे, दूसरे ये लालू यादव के लिए उसके पहले की बात है, तपेश्वर सिंह वहां के सहकारिता के एक बड़े नेता भी थे, उनके खिलाफ हुआ तो उन्होंने एफआईआर तो नहीं की, बंदूक लेके भेजा किसी को, बेटे को ही, तो वो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो धमकी या एफआईआर होना या मेरे खिलाफ डिफेमेशन के केस तो कोई भी कह सकता है कि हम पर हुए, लेकिन मेरे पास तो डकैती का है। तो क्या मैं डर के चिल्लाता है देखिए आपके विधायक ने भागवत जा राजीव गांधी बचाइए मुझे, या जो यहाँ प्रधानमंत्री उस समय थे, राजीव के बाद वीपी सिंह भी आ गए, वीपी में तो 5 मुख्यमंत्री भी देखे, 4 और 3 प्रधानमंत्री आ गए मेरे कार्यकाल में 3 साल में भी। तो मेरा ये कहना है कि इससे हम लोग पत्रकारिता में आपने इशू बना दिया, आप और प्रचारित करिए कि देखिए पत्रकारों पे जुल्म, आप मतलब हम सब मिलके, अच्छा मैं ऐसा नहीं कि एडिटर्स गिल्ड के पूर्व अध्यक्ष के नाते, मैं पत्रकारिता की स्वतंत्रता का ऐसा नहीं कि मैं उसका वो मैं कह रहा हूँ कि हमको करना है। आप वो यदि किसी को अनकारण जेल भेजेंगे तो मैं सबसे पहले आप मुझे जेल भिजवाइए, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हमेशा तैयार रहा हूँ एक कपड़ा रख करके। लेकिन ये है कि यदि अपराध और अदालत पर मैं भरोसा मैं करता हूँ, अदालत ही मुझसे बायस हो जाए, मैं अदालत की, जैसे कई केस है प्रशांत भूषण जी का, माफ कीजिएगा नाम ले रहा हूँ, अब उन्होंने कहा आलोक मेहता जैसे आदमी को आप बात करेंगे, तो मैं आज तक में एक समय बहुत साल पहले की बात है जब वो नहीं आए थे राजनीति में, मतलब तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे या कुछ बहुत सारी बातें मेरे बारे में आपको शब्द कहे। तो मेरा मानना है कि यदि कोई अपशब्द कह दे, यदि कोई ऐसा कर दे, उसको अपनी स्वतंत्रता का यदि दुरुपयोग भी करता है तो उसके पास अधिकार है न्याय से बचने का। और अदालत के खिलाफ जब करेगा तो अदालत जरूर, अब ठीक है उसको बहुत प्रेशर बना, हमारे प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा आया, अरुंधति राय हो या प्रशांत भूषण जी हो, उनको अदालत क्षमा कर दे अलग बात है, लेकिन आप और मैं फंस जाऊंगा ना तो ब्रजेश जी याद रखिएगा, आपको तो बिहार की जेल का पता है हमें। लेकिन आलोक जी इसमें दिक्कत ये है कि अभी आज की तारीख में नैरेटिव ऐसा हो गया है कि अगर आप एक पक्ष को रखें, आप तथ्य के साथ एक पक्ष को रखें तो आप बायस्ड हैं, लेकिन जो वामपंथी हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी को बैक कर रहे हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये जो गाजियाबाद लोनी में जो वाकया हुआ उसी को आप ले लीजिए। आज देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि खबर ऐसे लाइव चलती रहती है तो मैं ये काम करते रहता हूं, ये देखिए ये दूसरे फोन पे ये अपडेट आया है, शलमणि त्रिपाठी ने ये ट्वीट किया है, ये ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में ये व्यक्ति जो है एक तांत्रिक है और वो ये कह रहा है कि मुझे कहा गया कि तुम मुझे एक ताबीज या इस पे एक ताबीज लगा दो ताकि ये मेरे वश में आ जाए और मैं इससे अपना काम निकाल सकूं। और उसी की बिरादरी के लोग हैं, वो भी मुसलमान लोग ही हैं जिन्होंने इसको पीटा है। फिर जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया उस व्यक्ति का जो है चित्र निकला है अखिलेश यादव के साथ। तो यानी ये एक सोची समझी साजिश का रूप है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, अब कुछ लोग हैं जो कि वो जिन्होंने इसको ट्वीट भी किया, इसको आगे बढ़ाया भी, वो अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखें तो उस वीडियो में 2 अलग अलग फ्रेम है, जहां घटना हुई और जहां वीडियो बना दोनों अलग अलग जगह हैं, और उसमें एडिट्स हैं और कट्स हैं और ऑडियो जो है मिसमैच है। मैं पहले ये वीडियो देखूं तो मुझे लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब अगर ऐसी बात है तो फिर जो ये फैक्ट चेकिंग वाले लोग हैं ये फॉल्ट न्यूज को आगे भेजने में कैसे आगे हो गए? यही तो दिक्कत है। यानी कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर नेता के विरोध में अगर वैमनस्य पैदा करूं, सोशल अनरेस्ट पैदा करूं, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा दूं और हिंदू फोबिया को हवा दूं और इस्लामोफोबिया का आरोप लगाकर हिंदू फोबिया को हवा दूं। ये देखिए बहुत गहरी साजिश है। और इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अब ऐसा नैरेटिव जानबूझ के किया जा रहा है? तो फिर ये लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, ये तो बहुत ज्यादा कम्युनल हुए। ये फिर पत्रकार कैसे हुए?
ये फिर जर्नलिस्ट और ये फ्रेटर्निटी का हिस्सा कैसे हुए? इनको बाहर क्यों नहीं कर दिया जाता? एडिटर्स गिल्ड ये चुपचाप देखता क्यों है? आनंद जी, आलोक जी से इस पर हम लोग जवाब लें, उसके पहले कुछ चीजें और मैं पृष्ठभूमि के नाते बता देता हूं, ताकि जो है सो उसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में आलोक जी के जरिए हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है, उसमें आपने खुद कहा कि सबा नकवी तो आपके साथ काम कर चुकी हैं। आप एक नाम देखिए, राणा अयूब। राणा अयूब जो है, उनकी अगर आप पृष्ठभूमि देखें, 2002 के बाद से ही लगातार उन्होंने, नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ अभियान चलाया। यही नहीं, बल्कि जब CBI की जांच, जब उस समय केंद्र में UPA वाली सरकार थी, तो जो यहां तक कि नरेंद्र मोदी को भी फ्रेम करने की कोशिश की गई थी। आप ध्यान रखिए, जब अमित शाह जो है उनको चार्जशीट किया गया और उन्होंने जाके सरेंडर किया, तो उसमें CBI के कुछ पेपर्स लीक हुए थे और उसमें बाकायदा प्लान था कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम नरेंद्र मोदी तक पहुंचेंगे। तो उस समय जो है सो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी राणा अयूब जो है CBI के उन अधिकारियों के साथ। ये मैंने खुद देखा हुआ है, मैं खुद वहां गुजरात में रहा हूं उस वक्त। बाकी आपने जो सो देखा, अब वो जो फैक्ट चेकर जो वेबसाइट जो अल्टीन्यूज की हम लोग बात करते हैं, जो उनके फाउंडर है प्रतीक, उनके पिताजी, आप जो है सो मुकुल सिन्हा जो है 2002 के बाद से ही, जब तक वो जिंदा रहे, लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी विरुद्ध स्टांस लेके रखा। तो ऐसा नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनका की कोई जो है सो कलर्ड बैकग्राउंड नहीं है। सबके अपने स्टेटेड पोजीशन रहे हैं, और उस स्टेटेड पोजीशन के साथ आप एक घटना को, जो कि बिल्कुल अलग स्वरूप की है, उसको आप एक बिल्कुल सांप्रदायिक रंग देते हुए डॉक्टर्ड वीडियो के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए साहब देश की क्या हालत है, और पूरी दुनिया में आप ये संदेश दे रहे हैं। ये वही राणा अयूब है जिनको कि वाशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम जो है सो ये अखबार है, वैसे अखबार जमकर तरजीह देते हैं। भारत की पत्रकारिता में पता नहीं उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन दुनिया के जो प्रमुख अखबार हैं, उनके लिए तो बिल्कुल वो जो से लगता है कि वो भारत की एकमात्र आवाज ही वही है, इंडिपेंडेंट वॉइस या बड़ी न्यूट्रल वॉइस। तो आलोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जहां इस तरह की कलर्ड पृष्ठभूमि हो, आपकी एस्टेटेड पोजीशन हो, और उसके साथ अगर आप कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, तो क्या आप उसको इनोसेंट मिस्टेक मानना चाहेंगे, या फिर जो सो जानबूझकर जो है कॉन्स्पिरेसी जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में की जा रही है? बिल्कुल ब्रजेश जी और आनंद जी, आपने जो कहा बिल्कुल वो सही बात यह है कि हम चाहे आज की बात में, यदि सोनिया गांधी को भी यदि गलत ढंग से उस तरह से पेश करने की जब पहले भी कोशिश होती थी, तो हम उसको भी बुरा मानते थे व्यक्तिगत रूप से, यदि कोई उनके चरित्रों को लेकर के दूसरी बातें करे। ऐसे ही आपने ठीक नाम लिए, मतलब मैं इसलिए क्या, महिला होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मैं इज्जत करता हूँ। इसको ये नहीं माना जाए कि हम और आप कोई महिला पत्रकार हैं। मेरे दो नाम, चूंकि सबा नकवी को मैं जानता था और नकवी जी को भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो इसलिए, लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये मन में आप बना लीजिए कि ये सरकार ऐसी है। मैंने कहा ना, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा यदि गुजरात के समय से, और स्वतंत्रता की बात है ब्रजेश जी, गुजरात समाचार संदेश आप ज्यादा देखते हैं, उनमें कितने सरकार की नीतियों को लेके, सरकार के विरुद्ध में हेडलाइन टेलीग्राफ की तरह छप रही है, उसको तो रोका नहीं गया। तो राणा अयूब के प्रति भी ये नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब बायस होकर के आपका एजेंडा है कि हमें मोदी के खिलाफ करना, ऐसा लगता है। मैंने कहा अभी भी अदालत फैसला करेगी, मैं आज भी ये नहीं कहने की स्थिति में हूँ। मैंने हम ये कैसे प्रामाणिक, जब तक देखिए जो आपने अमेरिका कहा, मैं यही कह रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं यहाँ से 10 साल मैंने उसकी वेबसाइट के लिए, बल्कि उसका पूरा संयोजन कहना चाहिए, अखबार में रहते हुए भी, और वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC और वॉइस ऑफ जर्मनी में मैं रहा हूँ। वेस्ट के प्रति मेरा दुराग्रह नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं जानता हूँ कि कैसे कैसे अपने देशों के हित में एजेंसियां, राणा अयूब यदि न जाने हुए भी यदि कैसे शक्तियों के हाथ में खेल रही हैं जो इतना पैसा दे रहे हैं, वहाँ के अखबार। और ये जब हमें कहते हैं, आपने अभी नाम लिया न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन, मैं गया हुआ वहाँ के मीडिया कॉन्फ्रेंसेज में भी अकेले, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी उसमें आयोजन हो, और इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ बाकायदा वाशिंगटन टाइम्स में कई फोटो है, हो सकता है इस किताब में है, नहीं होगा, एक फोटो भी है इस पुस्तक में भी आपको मिलेगा उसी कॉन्फ्रेंस का, तो वो भी 15-20 साल पुरानी बात है। तब से मैं जानता हूँ कि वाशिंगटन टाइम्स की रिपब्लिक उस तरह के कंजर्वेटिव लाइन है। हो सकता है कि मैं मान लो कि भाई आपको लेफ्ट की लाइन लेना है, कांग्रेस की लाइन लेना है, निखिल चक्रवर्ती लेफ्ट की लाइन थे, KR मलकानी उनके साथ, मैंने जिनको आप यदि हिंदूवादी कहें, KR मलकानी शीर्षस्थ एडिटर्स गिल्ड के बनाने वालों में से थे, और कुलदीप नायर भी थे। कुलदीप नायर के बारे में कहा था ये पाकिस्तान के ही हैं, आज उनको तो इसी सरकार ने दिया पद्म भूषण, पहले भी उनको सम्मान हुआ है, वो तो बहुत कुछ रहे, सांसद भी रहे। तो ये उनके बड़ी, जैसे आप पत्रकार के बायस भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पत्रकार हो सकते हैं जो जाने अनजाने, वो खाड़ी के देशों से पैसा आ सकता है। आप ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उसके प्रमाण नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुबई में भी किसी के फ्लैट हो सकते हैं जो कभी कांग्रेस के भी रहे, कभी किस पार्टी के रहे, कभी कहाँ रहे। कोई आदमी चुनाव लड़े हुए, आप जब कह रहे हैं, जैसे ऐसा तो नहीं है,
पत्रकारिता में यदि सब जगह गिरावट यदि आई है तो मेरे प्रोफेशन में भी आज से नहीं, पहले से भी कहीं कहीं आती थी, आज भी, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, आपने जो नाम लिया ये एजेंडा मान करके कि भाई मोदी को हम हटा देंगे। मान लो मैं उदाहरण दूसरा भी दे सकता हूँ। तहलका के समय में कई लोगों ने, बल्कि आप देखेंगे मेरे उसमें एक इंटरव्यू है पहली वाली पुस्तक में, मधु त्रेहन को मैंने इसमें तो कोट नहीं किया, जब न्यूज टेक में थी तहलका उस समय मधु त्रेहन ने किया था, जिन्होंने इंडिया टुडे और आज तक न्यूज टेक तब शुरू किया था, मतलब शी वाज द, जिसको कहना चाहिए बनाने वालों में से वो रही। उन्होंने कहा कि तहलका किया गया, तो उस समय उनके पास चाहे वीडियो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन देखिए यदि वो समान होने में जॉर्ज फर्नांडिस ने इस्तीफा दिया फिर आ गए, लेकिन सरकार नहीं बदली ना। जिन लोगों ने शायद सोचा होगा कि यदि ऐसा वीडियो आ जाएगा तो सरकार ही गिर जाएगी, जॉर्ज फर्नांडिस को भ्रष्टाचार साबित कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि लालू यादव को भारत में कोई राज करने को न मिले। मेरा मामला खाली था कि चारा पर ये उनके दस्तखत वाले कागज है, जगन्नाथ मिश्रा के हैं, एक ब्राह्मण है, एक दलित मैंने बैकवर्ड है, दोनों के मैंने दस्तावेज छापे थे। तो उसके पीछे जबकि लालू यादव कह भी था फलानी जाति के, इसलिए मेरे बारे में, यही मेरा कहना है। जो पत्रकार ये मान के चलते हैं कि सत्ता उलटना चाहते हैं और कहते हैं आजादी के समय में ऐसा था, अरे आप बताइए आजादी के बाद अब नई आजादी तो नहीं चाहिए ना हमको। इसी आजादी में अमेरिका में भी आजादी है, ब्रिटेन में भी आजादी है, मुर्डो ये जो मैंने लिखी है। लेकिन आलोक जी इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आप सरकार के खिलाफ एक पोजीशन लीजिए, पॉलिटिकल पोजीशन ले लीजिए, आप सरकार पर सवाल पूछिए, लेकिन आप इस नैरेटिव के अंदर, मोदी विरोध के नैरेटिव के अंदर, बीजेपी विरोध के नैरेटिव के अंदर आपका थिंकिंग लेफ्टिस्ट है, तो फिर जो राइट ऑफ सेंटर सोचता है या जो राइट उस तरफ राइट लीनिंग है वो बायस्ड हो गया और आप सेक्युलर हो गए, वो कम्युनल हो गया और आप सेक्युलर हो गए, ये तो नहीं हो सकता। वो बायस्ड है, आप इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं हो सकते। ये नैरेटिव जानबूझ के किया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, यहां पर ध्यान ये देने की जरूरत है कि यहां क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, यहां एक साजिश रची जा रही है सोशल अनरेस्ट पैदा करने की। यहां एक साजिश रची जा रही है दो समुदायों को भिड़ाने की, और वो भी यूपी के चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर लोगों को डराने की और दंगे फैलाने की। ये देश विरोधी काम है। आप ये हेडलाइन चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नैरेटिव तो बहुत ही डेंजरस नैरेटिव है। ये मोदी विरोध नहीं है, ये भारत विरोध है। ये आप जानबूझकर सांप्रदायिकता, वैमनस्यता फैला रहे हैं, आप सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक साजिश रच रहे हैं कि भारत में शांति न भंग हो जाए और सोशल फैब्रिक को आप हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सेडिशनरी काम है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है नैरेटिव में ब्रजेश जी, बहुत बड़ा ये गलत काम है। ये पॉलिटिकली अगर आप कर रहे हैं और अपने आप को सेक्युलर बताने वाले ही सबसे ज्यादा कम्युनल एजेंडा को पुश कर रहे हैं। बिल्कुल पर इसको इस तरीके से और आलोक जी से मैं आऊंगा इस पर भी एक मेरा और एक पॉइंट जोड़कर कि जो है आपने जो आपकी ये किताब है उसमें बड़े विस्तार से आपने एडिटर्स गिल्ड की फंक्शनिंग के बारे में लिखा है, आपने उसकी एनुअल रिपोर्ट का हवाला दिया है। आपने अभी बताया कि निखिल चक्रवर्ती जो है हार्डकोर लेफ्ट लीनिंग के पत्रकार थे, जबकि के.आर. मलकानी जो है हार्डकोर राइट पृष्ठभूमि के थे, और दोनों साथ मिलकर काम करते थे, दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे। अभी हालात ये हैं कि आप जो है मोदी विरोधी हैं, आपका क्लियर कट एजेंडा है कि किसी भी तरीके से मोदी की सरकार को गिरा दें, और उसके लिए आप बहाने ढूंढते हैं। और आप ध्यान रखिए कि यह जो गाजियाबाद की घटना हुई है जिसमें कि आपने एक डॉक्टर्ड वीडियो को पुश करते हुए जो सो हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने की कोशिश की, उसके पहले भी तमाम कोशिशें हुई हैं। आप पहलू खान की घटना याद कीजिए, आप अखलाक की घटना याद कीजिए, आप पूरे इंटॉलरेंस की डिबेट को याद करिए कि किस तरीके से देश में माहौल खड़ा किया गया कि भाई सब कुछ यहां खत्म है। अब सीएए को याद करिए कि किस तरीके से जो है जानबूझकर तमाम तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यहां तक आ गया कि इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनकी भी नागरिकता छीन जाएगी। वो तमाम लोग जो ये कर रहे थे उसमें कई सारे बड़े पत्रकार शामिल हैं। क्या यह जो है जानबूझकर नहीं हो रहा था? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं, पत्रकारों में भी अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये जो दौर आ गया है कि भाई मैं जो है जो विचार मैं अपना रहा हूं, जिसमें कि मैं फैक्ट्स को भी डिस्टॉर्ट कर देता हूं, उस विचार को मानना आपकी मजबूरी है। अगर आप मेरे विचार को नहीं मानते तो आप जो है मोदी समर्थक हैं, आप गोदी मीडिया। यह जो एक बड़ा डिफरेंस आया है पिछले 10-15 वर्षों में, और खासतौर पर 2014 के बाद, हालांकि ये जो है उसके पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में, 2002 से उनके खिलाफ एक माहौल शुरू हो गया। तो ये जो खुद पत्रकारिता के अंदर इतना बड़ा चेंज आया है, जहां पर कि आप एक तरफ वाणी स्वतंत्रता की बात करते हैं,
आप कहते हैं कि हर आदमी अपनी बात अपने ढंग से कह सकता है, लेकिन आप तो अभी ये टर्म भी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी हमारी स्वतंत्रता है तो हमारी है, आपकी नहीं हो सकती। आपको हमारे स्टैंड को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप पत्रकार हैं, नहीं तो आप फिर गोदी मीडिया है। यह जो चेंज आया है, जिसमें से कि कई सारी चीजों को आपने अपनी इस किताब में डॉक्यूमेंट किया है, जरा ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर क्या ये कोई फ्रस्ट्रेशन है, कि आप किसी को चाह कर भी उसको कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, आप जिन विचार को रखते हैं उन विचारों के उलट वो आदमी खड़ा है, सामने खड़ा है, तो आप झुझलाहट में ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है आजकल? देखिए, यही बात मैं ब्रजेश जी कह रहा था कि इसीलिए आपको, हमको, सबको, मतलब मुझे भी आपने कहा ना, मैंने तो पिछली बार कहा था कि इस तरह की अभिव्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा कोई, अभी जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसी चीजों को ज्यादा कुछ समय के लिए क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सब माना गया है कि मैं ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मोदी के समर्थक में या मोदी के कहने से ही बातें कह रहा हूँ, जबकि मैं कह रहा हूँ कि बात में इससे 10 साल से लिख रहा हूँ कि इसका कैसे सांप्रदायिक रूप लेकर के दंगे भड़काने में, मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार में, उत्तर प्रदेश में चुनावों के समय में ऐसी शक्तियां जरूर काम करती है। लेकिन जहां तक आपने अखिलेश यादव के साथ चित्र की बात की थी, मैं अभी भी ये कहूंगा कि चित्र हो सकता है, आप संपादक है, आनंद जी के साथ भी हो, मेरे साथ भी हो, आपके साथ हो, चित्र आधार नहीं है, लेकिन हाँ वो तक बाद में क्या काम करता है। देखिए, मोदी जी के साथ किसी का चित्र था या इंदिरा गांधी के साथ था, इसलिए हम उसको अपराधी या माफिया, लेकिन वो बाद में क्या करता है, वो मेरा रिश्तेदार भी है, यदि गलत काम कर रहा है तो अपराधी हुआ। ऐसे ही जो पत्रकार ये मानते हैं कि वो सिर्फ वो कह रहे हैं जो आपने कहा, यदि आप असहमत हैं और आप दंगा भड़का रहे हैं और उसके बाद भी हम आलोचना करेंगे तो आप वो गालियां आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर या जितने सोशल मीडिया। असली समस्या क्या हुई है ब्रजेश जी, जो फ्रस्ट्रेशन आपने कहा था कि यदि आदमी के खतरे पत्रकारिता में, हर जीवन में, हर फील्ड में खतरे हैं, डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर करते, डॉक्टरों की पिटाई हो जाती है, पत्रकार की पिटाई हो सकती है, मैंने कहा ना, हमें भी गोली मारी जा सकती थी, आज भी मारी जा सकती है। तो ये जो पत्रकार है वो, उनके पास अब ये एक नया जो हथियार आ गया है। देखिए, मैंने इसमें ब्रिट्स के संपादक उस समय बड़े टैबलॉइड में काफी सनसनीखेज चीजें छापते थे, वो कांग्रेस विचारधारा के थे, लेफ्ट के थे, तब भी छापते थे, लेकिन वैचारिक आधार पे था और बड़े बड़े, लेकिन उनकी एक अलग थी, इसलिए उसके लिए उसका अलग रूप था। दिल्ली के या देश के कोई अखबार वो लैंडलाइन नहीं लेता था जो ब्रिट में छपता है। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया मिलते ही आपके, मतलब बुरा मत मानिएगा, आपके मतलब टीवी चैनल्स भी उसी को चलाने लगते हैं। यूट्यूब पर यदि गलत सूचना है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उस दंगे को भड़कने से, यदि हम जहां पर हैं, हम तो जिम्मेदारी निभाएं। ये अच्छा, उनके पास क्योंकि यही एक माध्यम है कि आप एक छोटा सा छोड़ दीजिए गलत, उसके बाद में कहिए माफी मांग लेंगे, अदालत तो 20 साल चलती रहेगी, क्या करेंगे आप। यदि बोला ब्रजेश जी को निकलवा दीजिए नौकरी से, ये अंबानी के आदमी है, टाटा के आदमी है, ये बिरला के आदमी है, ये गोदी मीडिया है, ये कह करके समाज में जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है वो लोग गिरा रहे हैं जो मीडिया में कहीं नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, इन लोगों से आप इस चैनल के थ्रू भी चैलेंज है, वो बताएं दिल्ली के जितने बड़े अखबार हैं उनमें 7 सालों में कोई संपादक बदला गया, और मैं 50, आज अपने पास समय सीमित है, मैं सारी सरकारों के समय के, अब जो मैंने इस किताब में नहीं लिखा है, टीवी पर बोल सकता हूँ कि किस किस समय में कितना अधिक प्रेशर आकर के मालिकों की मजबूरियों के कारण मुझे भी नौकरियां छोड़कर बदलना पड़ी। तो ये कहना कि ये जो है आज अत्याचार हो रहा है, आपको नौकरी नहीं है, आपके पास खाली एक काम, एक एजेंडा, यदि कहीं से पैसा मिल रहा है 50 लाख रुपए लगा करके या 30 करोड़, जो अभी कहीं छापा भी पड़ा था किसी एक वेबसाइट पर, 30 करोड़ रुपए आप बताइए ना, जिंदगी में 30 लाख आप मेरे बैंक अकाउंट आके देख लीजिए, कहीं ऐसा मतलब जो है 30 करोड़ 1 करोड़ भी यदि होगा, मैंने 50 साल काम किया है और संपादक रहा और अच्छे से अच्छा पैसा हिंदी में भी सबसे अधिक उस समय तो मुझे मिलता ही था संपादक के रूप में। तो मेरा मानना है कि ये पैसा कैसे आया, यदि मेरे इनकम टैक्स पे 5,000 रुपया भी टीवी 18 से एक्स्ट्रा आया और मेरे इनकम टैक्स में नहीं दिखाया, यदि वो तो आजकल तो आप पहले टैक्स काट लें, लेकिन यदि मेरा सीए गलती से उसमें से 3,000 रुपये का हिसाब नहीं दे पाया, मेरे पास आया है नोटिस, आज का नहीं है, 500 जब ये सरकार थी कांग्रेस की ही, और जिस समय मुझे शायद पद्मश्री मिला था उसके आसपास, तो मेरा सीए जाकर के दिखाया कि साहब ये 5,000 रुपये वो गलती से, मेरी गलती से हो गया, वो तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, नोटिस आ गया था। लेकिन अब नोटिस आ रहा है, अब मैं कहता नहीं मनमोहन सिंह बायस है, मैंने उनके खिलाफ ये छापा था। ये जो प्रवृत्ति है, ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी को हम लोग गिरा रहे हैं। और इसलिए मैं एक और लाइन कहूँगा, चाहे वो कुलदीप नायर जी हों, चाहे वो हिरण्मय कालेकर हों, चाहे वो एस निहाल सिंह हो, चाहे मनोज श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, उनको पत्रकार समुदाय के ही बड़े बड़े दिग्गजों ने, कमलेश्वर जी का कमरा तक सील हुआ था। आंधी के लिए जिनकी फिल्म की चर्चा थी, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थान में उनका जब उनको हटाया गया तो कैबिन तक सील कर दिया गया था। ऐसे संपादकों को हटाया गया जो मैंने देखा है। मनोज श्याम जोशी जी को जनता पार्टी, आज तो नरेंद्र मोदी की सरकार
मुझे तो यही आश्चर्य है कि लोग कैसे कहते मैं कैसे समर्थन करूँ। हाँ, FIR दर्ज हो रही है, पुलिस की जाती हो रही है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, केरल में, वो हम सब आपके साथ हैं। लेकिन भाई जहाँ पर कांति देसाई के कहने से, जिसका पूरा इसमें विवरण मैंने दिया है, कहा कि मनोज श्याम जोशी को अभी 12 बजे, मतलब वो जब जैसे ही दफ्तर आए उनको निकाल दिया जाए। वो इतने बड़े संपादक थे, पैर छूते थे कई बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी तक उनको बड़ा पंडित मानते थे। और उसके बाद भी, लेकिन बाद में फिर अडवाणी जी का हस्तक्षेप हुआ, बहुड़ा जी का हुआ, तब जाकर के रुका। तो संपादक को हटाने के प्रयास, बाद में जेल सिंह जी के सत्ता काल में उनको हटाना पड़ा, चूंकि कुछ छप गया था जब वो राष्ट्रपति बन गए थे, और वो भी किसी प्रूफ रीडर ने कोई गलत लाइन लिख दी थी किसी एक लेख में, तो उनको हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ना पड़ा था। कार्लेकर जी ने खुद मुझे इंटरव्यू में कहा, आप देख लीजिएगा, कि बिरला जी ने कहा मैं हटाना नहीं, 1980 में मैं तो समय था, इमरजेंसी मुझे रखा गया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो मैंने इस्तीफा देना पड़ा मुझे। और मुझे बहुत, उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम्हें जात कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, तो मजबूरी हमको उनको हटाना पड़ेगा। सईद नकवी जी ने क्या कहा जानते हैं, इंटरव्यू में आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। रामनाथ गोयनका ने कहा कि तुम बहुत काबिल हो, मुसलमान नहीं होते तो तुमको संपादक बना देता। ये रामनाथ जी का, गोयनका का कोट सबा नकवी जी के पिता से सईद नकवी का है, यूट्यूब पर आप देख लीजिए मेरे साथ बातचीत में। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमान होने से संपादक गोयनका नहीं बनाया, तब नरेंद्र मोदी नहीं आए थे, या कोई मुसलमान पत्रकार है इसलिए उसको नहीं हरास किया जा रहा है। मालिक हो सकता है कई हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया में शमीम थे एक, और हिंदी में तो किसी हिंदी में मुस्लिम पत्रकार को भर्ती नहीं होती थी। अग्गे जी पहले व्यक्ति थे 77 में जनता पार्टी आने के बाद, शानी जैसे साहित्यकार को, जबकि वो थोड़ा सा पत्रकारिता से उतने नहीं थे, साहित्यकार ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उनको फीचर या एडिशनल एडिटर के रूप में उनको लाया गया। राजेंद्र माथुर ने 2-2, 3-3 इस तरह के अपॉइंटमेंट किए, और लोगों ने धीरे धीरे, अब तो सब आपके चैनल्स में 50 लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। ये कहना कि मुस्लिम पत्रकार है, ये लेफ्टिस्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है, भाई ये कोई सरकार होगी, यदि आप गलती करेंगे तो आपको कुछ होगा, या मालिकों को सूट नहीं करेगा। मैं तो इसलिए देखिए सर, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से आप एक पोजीशन लेते हैं तो फिर आपको आपका थ्रेट होता है। आज की तारीख में भी ये है, ये विंडिक्टिवनेस जो पॉलिटिकल पार्टीज की है, ये कांग्रेस की तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ। किस्सा कुर्सी का एक पिक्चर थी, वो कभी रिलीज ही नहीं हुई। राज कपूर को अपनी पिक्चर में कितने सीन्स उनको काटने पड़े, उनकी पिक्चर भी रिलीज डिले हुई है, ये भी हो चुका है पहले। तो ये जो अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश जो है हमेशा से होता रहा है। लेकिन आज जो चल रहा है आलोक जी और विजय जी, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पोजीशंस ले रहे हैं, आप आइडियोलॉजिकल पोजीशंस लीजिए, लेकिन एक दूसरे की विचारधारा को, विचार को आप रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपका एक आर्गुमेंट है तो उधर से काउंटर आर्गुमेंट है, आप डिफर करिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये कहना कि मैं जो भी मेरे सामने तथ्य रख रहा है, या अगर उसका पोजीशन स्ट्रांग हो रहा है तो मैं उसको डिफेंड कर दूंगा, और एक तो ये चल रहा है। दूसरा गेम ये चल रहा है, और सोशल मीडिया का डर आज इसलिए क्योंकि यूट्यूब का पेनिट्रेशन आज 623 मिलियन यूजर, सोशल मीडिया यूजर्स हमारे भारत में हैं, कम से कम 62 से 65 करोड़। वो नंबर अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसमें 83% उसका पेनिट्रेशन है। फेसबुक का पेनिट्रेशन जो है 73 to 75% है। यानी कि कम से कम 50 करोड़ लोगों के पास अगर यूट्यूब पे आप एक गलत खबर छापते हैं या गलत खबर रखते हैं, तो वो पहुंचने का जो जरिया है, जो रीच है, वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा हो जाता है ब्रजेश, कि हाथ से निकल जाती है बात। 12 घंटे बहुत बड़ा समय है कि आप एक चीज को, एक खबर को आप फैलाएं, और फिर उसके बाद आप ये कहें कि भाई देखिए ये गलत खबर थी। तब तक तो उसको कम से कम 10,000 बार रीट्वीट किया जा चुका है, और उसको कम से कम 2 लाख बार देखा जा चुका है, और कितने लोगों ने उसको व्हाट्सएप में डाउनलोड करके या कहीं और डाउनलोड करके शेयर कर दिया है। और जब तक वो करेक्शन आएगा 12 घंटे में, वो करेक्शन कभी शेयर नहीं होता। तो लोगों में भ्रांतियां फैलाना बहुत आसान हो गया है आज। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चल रहा है, ये जानबूझ के चल रहा है। आप एक किसी को हटाने के लिए, आप देश को तोड़ने की, देश में विवाद पैदा कर दंगा करने की, और ये पहले साजिशें भी हो चुकी हैं। 84 में जो हिंदुओं और सिखों को लड़ाया गया, वो भी कांग्रेस की तरफ से एक साजिश थी। ये भी उस वक्त के जो रॉ के जो ऑफिसर थे, उन्होंने किताब में लिखकर कहा, मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा ये साफ तौर साजिश थी, क्योंकि हिंदुओं को अगर सिखों के खिलाफ भड़कना था। और आज नैरेटिव ऐसा हो गया है ब्रजेश जी, कि वहां पर सिख जो हैं वो बीजेपी और हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहरा रहे। देखिए नैरेटिव को कैसे उन्होंने पहले तो तोड़ा समाज को, और फिर कंट्रोल भी कर लिया नैरेटिव को। और कांग्रेस की ही सरकार वहां पंजाब में बनी पड़ी है। जिसने वहां समाज में तोड़ दिया लोगों को, वही पार्टी आज वापस बैठ के वहां सत्ता में भी है और डंके की चोट पर है। तो ये जो नैरेटिव कंट्रोलिंग है और ये गेम है, ये क्या पहले से चलता आ रहा है कि हम पॉलिटिक्स के लिए और अपने लाभ के लिए या किसी को गिराने के लिए दंगे कराएंगे,
और उसके बाद फिर बैंडेड लगाएंगे, बाम लगाएंगे? ब्रजेश जी। देखिए, 2-2.5 दशक की बात तो मैं कर सकता हूं कि किस तरीके से नैरेटिव कंट्रोल, नैरेटिव सेटिंग होती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहा ना शुरू में ही कि आज अपने पास जो है बहुत लंबे कैनवास पर बात करने की गुंजाइश है। क्योंकि हम लोग जो है 2.5 दशक पे बात करेंगे, आलोक जी सामने है तो सीधे हम लोग 5 दशक पे जाके बात कर सकते हैं, सीधे 70 से शुरू कर सकते हैं। और चूंकि जो है हमारा तो जन्म ही 74 में हुआ, तो हम तो क्या बता पाएंगे उस पीरियड के बारे में। लेकिन आपने जो कहा कि नैरेटिव सेटिंग का ये जो काम है, या फिर जो है सो जो एजेंडा सेटिंग होती रही है, क्या जो है वो पहले अलग अलग स्वरूप में रही है, लेकिन उसके साथ एक जो चेंज की हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या 70 के दशक में, 80 के दशक में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या समर्थन में आप नैरेटिव बिल्ड कर सकते थे। लेकिन अभी जो दौर है कि आप जो है जिन पार्टियों या जिन नेताओं से आप नाखुश से अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि, या फिर मैं तो कहता हूं कि भाई आपकी जो आर्थिक हित भी हो सकता है कई मामलों में जहां पर टकराते हो, आपको लगता है कि भाई इस सरकार या इस नेता के सत्ता में होने की वजह से मैं आर्थिक तौर पर बदहाल हो गया, तो वह जो फ्रस्ट्रेशन आपका निकल रहा है वह विरोध की शक्ल में, क्या वह जो है उस पार्टी या नेता के विरोध की जगह वह देश विरोध, राष्ट्र विरोध में तो कन्वर्ट नहीं हो गया है? और क्या ये जो एक नया चेंज है जो कि आपने पिछले 5 दशक की यात्रा जो आपने खुद की है बतौर पत्रकार उस दौरान देखी है? ये सवाल मैं आलोक जी से करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ, फिर से आपकी जो एक किताब है उसमें एक जगह आपने जो है नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया है, और खासतौर पर जब इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई और उस समय जो है किस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस एक तरफ उस अखबार को नेशनलाइज करना चाह रहे थे और किस तरीके से यशपाल कपूर उसके अंदर घुसे, और उन्होंने जो है जो उस समय जो धारणा थी कि भाई जो है इस अखबार को एक तरह से जो बैलेंस करने की कोशिश की जाए, इसको सर्वाइव किया जाए, उसको बिल्कुल जो है कांग्रेस का फिर से माउथ पीस बनाकर रख दिया और जो है जनता पार्टी के सामने जो है तमाम अभियान शुरू हुआ। तो वो जो है सो पॉलिटिकल अभियान जो होते थे वह जो राष्ट्र विरोधी अभियान में ये कैसे कन्वर्ट हो गए हैं, जरा अगर आप इसको आलोक जी अगर समझा सकें, और ये कैसे कैसे और क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि जो लाखों लोग जो जुड़े हैं या जो इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको भी ये समझने में आसानी होगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये कैसे ये हो गया कि पार्टी या जो आइडियोलॉजी विरोध है वह राष्ट्र विरोध में कन्वर्ट हो गया। जी, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, मैं इसलिए बल्कि यही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जो बड़ी शक्तियां हैं, और एक समय में जो आपने कहा पहले लेफ्ट थी, उनको सोवियत इन्फ्लुएंस का भी बहुत प्रभाव मिलता था, लाभ मिलता था, पत्रकारों को मिलता था। एम्बेसी से बाकायदा उनके अनुवाद के काम के लिए संपादक लेवल के या पत्रकार तो थे ही जो उनको पैसा दिया जाता था। इसी तरह अमेरिकन एम्बेसी के लोगों की तरफ से भी बल्कि 2-1 ऐसे पत्रकार हुए, उनमें से एक को तो देश छोड़ के भी जाना पड़ा, और तो उनका दुरुपयोग दूसरी शक्तियां करती हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ कि आपने राणा अयूब का नाम लिया, सिद्धार्थ वज़ीर भी हमारे पुराने मतलब रहे हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रहे, आज उनके वायर पर भी जाए। मेरा मानना है मुझे उनसे अपेक्षाएं रहती है कि भाई वो कैसे गैर जिम्मेदार होकर के उस तरह की यार नक्सली यदि उनका समर्थन आप करते हैं, अरुंधति राय की विचार उपन्यास कहानी लिखे वो समझ में आता है, लेकिन आप नक्सल या कश्मीर को देश से बाहर दूसरे को दे दीजिए, यदि उसका समर्थन करते हैं और ब्रजेश या आनंद जो है वो भारत विरोधी हैं क्योंकि वो आज मोदी के उनको लगता है कि उनकी विचार ठीक है, ये जो बहुत ही गहरा जो पैदा हुआ है दूरियां, और समाज में मैं इसलिए फिर से जा रहा हूँ। देखिए, जो मुद्दा आपने उठाया है सच में गंभीर है। आने वाले समय में अभी 2022 नहीं 2024 तक खतरा इस बात का है कि कहीं सांप्रदायिक दंगे, हमारा आपका कर्तव्य है कि इसको नियंत्रित करने में, जैसे आपने कहा एचएस गिल में भी आपको थोड़ा सा अंदाज है, उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए बहुत लेफ्ट ओरिएंटेड उनके दिमाग में है कि भाई हम तो सिर्फ सरकार का विरोध करना है, जबकि मैंने कहा ना कुलदीप नायर जी या निहाल सिंह जितने ऐसे संपादक थे उनका काम ये नहीं था कि उनका सरकार हाँ रिप्रेस कानून लाते हैं, कानूनी रूप से कहते हैं कि ब्रजेश जी आप भी ये प्रसारित नहीं कर सकेंगे, गलत है। लेकिन दंगे, मैं बता रहा हूँ पटना में कांग्रेस के ही व्यक्ति ने मुझे आके बताया, आप आश्चर्य 1990 के चुनाव में 89 2 चुनाव के समय में था लोकसभा में, कि पटना सिटी में दंगा होगा, 2 आदमी तक के मारने का लक्ष्य हुआ है, इतने लोग वो होंगे, हथियारों के बाकायदा लोग नाम आकर बताते थे। हमारे जैसे आप शॉपिंग लिस्ट होती है ना, किस तरह से आलू टमाटर सब्जी क्या क्या लाना है, तो इतने बम उनके पास है, इतने बम हमारे पास है। तो ये जो यूपी बिहार की राजनीति में, मतलब मैं तो चश्मदीद वो रहा हूँ, तो अभी भी जो कोशिश है उनके हाथों में मीडिया न खेले, इसके लिए कैसे सरकार करेगी, हम और आप भी सारे हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, आपके रीजनल चैनल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन देश में इस स्वतंत्रता पर जो नए कानून आए हैं, इसलिए नहीं कि सरकार कोई सरकार लाती, हम बिहार प्रेस कानून आया उसका विरोध किया हम लोगों ने, देश में और कानून ऐसे लाए जाए, लेकिन हाँ मानहानि के मामले गलत तरीके से भी बनते हैं, या राष्ट्रद्रोह के मामले मैंने एक लिखा है कि हर पर, जैसे कल आपके ऊपर भी कोई आरोप यूपी में लगा दे और कह देगा इनको राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार कर लिया जाए,
मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आनंद पहले भी टाइम्स में भी रहे, दूसरे चैनल में भी रहे, कल इन पे खिलाफ कोई पर्सनली कोई नाराज हो जाए, बीजेपी का नाराज हो जाए, इनको कर दे तो मैं तो नहीं पक्ष में हूँ। राष्ट्रद्रोह की बहुत एक सीमा है, लेकिन हाँ अब प्रत्यक्ष रूप से आप जो कर रहे हैं, और आपने नेशनल का नाम लिया, और चूंकि समय अपना सीमित है, एक नेहरू का कोट आपको सुनाना चाहता हूँ सांप्रदायिक मुद्दे पर, क्योंकि वाजपेयी जी का सुनाएंगे, मोहन भागवत का सुनाएंगे, गुरु गोलवलकर का सुनाएंगे, तो लोग कहेंगे कि आप तो उसी विचार के हैं, आप कट्टरपंथी हैं, आप उनके साथ हैं, आप आरएसएस के, आप गोदी मीडिया हैं, आप गोदी मीडिया हैं, आप कम्युनल हैं, आपका एजेंडा प्रोपेगेंडा है, वो सब ब्रांडिंग हो जाएगा। अरे आप ये कह रहे हैं, देखिए मेरे ऊपर तो कई तरह के, अभी मैंने जो बताया था, अभी इसका पर्दा निकालते हैं, आपको खाली कमाल की बात है आलोक जी, क्या बात कर रहे हैं कि आप, अगर आपकी विचारधारा अलग हो गई, आपकी विचारधारा राइट ऑफ सेंटर है, तो फिर आप गोदी हो गए। आप कैसे गोदी हो गए? आप तथ्य पर बात कर रहे हैं। आप किसी से अगर आप तथ्य पर आर्ग्यू कीजिए तो बोले अरे तुम तो प्रोपेगेंडा के लोग हो, तुमको कितने पैसे मिलते हैं। भाई एक नया पैसा मेरी कंपनी के बाहर आज तक मैंने कमाया नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। क्या मैं अपनी सोच, अपनी विचारधारा अपना ये नहीं रख सकता? क्या भारत मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता, मेरा फोकस नहीं हो सकता? क्या भारतवाद में की बात नहीं कर सकता? अगर मैं भारतवाद की बात करूं तो तुम गोदी हो। कमाल है। आनंद जी, आलोक जी नेहरू जी का कोट सुना है, उसके पहले मैं चूंकि आपने चर्चा की तो मैं जिक्र कर देता हूँ। भाई मैं तो जो है 95 में मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में आया, 96 में मैं वहां से निकला। हमने 3 साल जो है दिल्ली में गुजारे, उसके बाद से जो है 99 से मैं जो है गुजरात चला गया, और फिर 2014 में मैं वापस लौटा। अब जो हम लोग जब हमने पत्रकारिता में आए, तो जो हमने उस समय किस्से कहानियां सुनी थी कि भाई पत्रकार जो है, खासतौर जो वरिष्ठ पत्रकार है, कितने लुत्फ उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कितना जो है उनको आसानमंद करती हैं, क्या विदेश के दौरे होते हैं वगैरह वगैरह, सरकारी बंगलों वगैरह। मैं तो 99 में साहब वहां गया, वहां तो गिने चुने कुछ पत्रकारों के पास जो सरकारी बंगले थे 2001 के बाद वो भी खाली करा लिए गए। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अरे भाई आप मोदी का अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर आप राष्ट्र विरोधी हो गए, आप गोदी मीडिया हो गए। मुझे याद है 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उसके तुरंत बाद दिवाली आई, और आलोक जी का खुद का जो इनिशियल करियर है वो गुजरात में बीता है, तो आपको पता है खुद दिवाली का अवसर जो होता है वो एक तरह से जो फैमिली गेट टुगेदर का होता है, और नॉर्थ की तुलना में तो गुजरात में बहुत ज्यादा होता है। 7-7 दिन तक वहां छुट्टियां रहती हैं, लोग जो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मिठाइयां जो भेजी जाती। तो मुझे याद है कि शायद वो पहली दिवाली थी 2001 की, जिसमें कि शायद 250 ग्राम में आधे की जो लड्डू जो है तमाम अखबारों में पत्रकारों को भेजे गए थे। 2002 के बाद से तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि 12 साल उसके बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रहे, एक जो है सो आप लड्डू छोड़ दीजिए, लड्डू का एक बूंदी का रायता भी किसी के पास गया हो तो बता दीजिए आप, न जो है सो कोई से। यहां तक कि गांधीनगर जाने वाली जो पत्रकारों की जो बस थी, उस पर भी जो लिमिटेशन आ गई। तो भाई किसी भी तरीके से आप कहते हैं कि करप्ट करना। अब आप सोच लीजिए, दौरे जो सरकारी खर्चे पे दौरे होते थे 2004 में, मैं आज आलोक जी इस किस्से का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि लोगों को समझ में आए। 2004 में लोकसभा चुनावों के पहले एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की थी, और आपने तो देखा था वो ट्रेडिशन होता था कि जब भी एयर इंडिया की कोई नई सर्विस किसी नए सेक्टर के लिए शुरू होती थी, तो उस जगह से जो है जहां से वो फ्लाइट शुरू होती थी, गणमान्य लोगों जिसमें कि पत्रकार भी शामिल होते थे, उनको भी लेके जाया जाता था। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, मोदी जी ने सोचा कि अच्छा चलो जो मैं और कुछ तो करता नहीं हूँ, ट्रेडिशन है ही, 10-15 पत्रकारों को ऐसे भेज देता हूँ लंदन 2 दिन के लिए, होके आ जाएंगे। और वो सारा का सारा जो है वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म था, 6 दशकों से चला आ रहा था आजादी के बाद। साहब 8-10 पत्रकारों के पास, और गुजरात के पत्रकार बेचारों के पास पासपोर्ट भी नहीं होते थे। पासपोर्ट बने, उन्होंने सोचा कि चलो जीवन में कम से कम हम भी जो है इंडिया की जो है लुत्फ उठा लेंगे। साहब यहाँ पर दिल्ली के पत्रकार जो है, जो आज उन तमाम लोगों को जिनके बारे में उनको लगता है कि भाई ये मोदी के समर्थन में क्यों है, वो लोग जो है इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, करे ये कैसे अहमदाबाद के पत्रकार जा सकते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में, और बाकायदा चुनाव आयोग से इंटरवीन करवा के उस फ्लाइट तो गई, लेकिन कोई पत्रकार नहीं गया। और मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी के दिमाग में वो घटना बनी रही होगी, इसीलिए 2014 में जब मई महीने के अंदर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उन्होंने इंश्योर किया कि जो उनका जो एयरक्राफ्ट या उनका जो विमान जाता है उसमें कहीं कोई पत्रकार नहीं चाहेगा, जो बड़े बड़े डेलीगेशन जाते थे। तो हमने तो दौर देखा है, और उसके बाद आप गोदी मीडिया कह लीजिए, ओबलाइज्ड मीडिया कह लीजिए। अब आलोक जी आप जो है वो कमेंट जो है वो सुनाइए नेहरू का, और मुझे लगता है कि इस पर भी आप और एएनआई को छोड़ के और नहीं गया, और कोई नहीं गया। और ये पूरा जो अवार्ड वापसी का दौर गया था, ये अवार्ड वापसी का दौर क्यों गया था? जो 20-20, 25-25 साल से सरकारी खर्चे पर बंगले लेकर घेर के बैठे हुए थे, और जो सरकारी खर्चे पर दुनिया भर भ्रमण करके आए हैं,
और अपने अपनी चीजों को वहां पर व्यापार करके उसी सरकारी खर्चे पर वापस आए हैं, उन सब कुछ बंद कर दिया गया और कहा देखिए थैंक यू वेरी मच, आप बहुत ज्यादा रह चुके हैं, आप जाइए घर खाली कीजिए। तो जब घर खाली करने की बात आई तो अवार्ड वापसी की बात आई, और इतना अवार्ड वापसी का माहौल बनाया। आप मुझे बता दीजिए कितनों ने अवार्ड वापस किया, और अवार्ड के साथ जो मिली नकद राशि थी उसको वापस किया? किसी ने नहीं किया। यही तो रियलिटी है। आलोक जी से सुन लेते हैं कि वो पीड़ा कहाँ थी। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? एयर इंडिया से कहें तो देखिए, प्रधानमंत्री के साथ जाने पर प्रधानमंत्री बताएंगे कि उन्होंने क्यों रोका, लेकिन मैं आपको दूसरी उसके साथ जुड़ी बात बताता हूँ। जो मैं समझता हूँ कि पहले भी जब कोई जा रहा है तो ब्रजेश जी को बिठाया तो आनंद जी नाराज हैं, आनंद जी को बिठाया तो ब्रजेश जी नाराज हैं। इसलिए एक कारण ये भी है जो प्रधानमंत्री को। अच्छा, दूसरा ऑफ द रिकॉर्ड पहले क्या था अटल जी, आप देखेंगे इस पे भी कई प्रधानमंत्रियों के साथ मेरे फोटो हैं, उन्होंने कई ऑफ द रिकॉर्ड बातें बताते थे, उनको मैंने कभी नहीं लिखा उस कम से कम। बाद में भी कोई चर्चा उसको अपने ढंग से लिखा जाए तो वो एक न्यूज की तरह नहीं हुआ ना, कोई उससे उसकी दुर्भावना नहीं थी। लेकिन क्या है कि आप क्या मोदी जी को कैसे भरोसा होगा जब आप कह रहे हैं कि मैं तो अभी जो कुछ वो बोलेंगे, यदि उन्होंने चाय पी तो चाय पे लिखेंगे, यदि उन्होंने खिचड़ी खाई तो देखो ये खिचड़ी इसको तो मिलता नहीं है। तो इस ये कारण ये भी हो सकता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। और इसलिए मैंने बाकायदा जब पहली उन्होंने गेट टुगेदर किया था अरुण जेटली जी घर पर, तब भी मैंने कहा था कि देखिए उसका एक ही एडवांटेज है कि जब लोग जाते हैं, मैंने कहा मैं तो अब किसी अखबार में संपादक नहीं हूँ, जो योग्य लोग या ब्यूरो चीफ जाते हैं उनको आपके सलाहकारों से 20 घंटे बात करने का अवसर मिल जाता है। देखिए एक तो जो जेन्युइन पत्रकार हैं, दूसरा आपने जो कहा एयर इंडिया का, मैं चलिए उस पर नहीं जाता, प्रधानमंत्री की कहानी तो आप अलग कर सकते हैं। एयर इंडिया में पहले एक समय में, अब मैं वो कांग्रेस का ही सत्ता काल था बहुत पहले का, उन पर बड़े गंभीर भी आरोप आए, ऐसे ऐसे पत्रकार जाते थे। आपने जो कहा ना अहमदाबाद तो कुछ नहीं है, खाना पीना वो एयर इंडिया। देखिए प्रधानमंत्री के साथ जाने पर तो आपके चैनल से भी लोग पहले भी जाते रहे, हम भी जाते रहे, उसमें आपको खर्चा देना होता है, खाली प्लेन में आपको बातचीत का अवसर मिल जाता है बस। जो आप देखो जो पाकिस्तान से क्या बात होती है, अमेरिका से क्या हो रही है, उसके कुछ जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उनको उसका लाभ मिलता है। जो मुफ्त में पार्टी की तरफ से पैसा दे के ले जाते हैं, वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, वो पार्टी जाने। इसलिए उसमें पेड न्यूज पर तो एक पूरा मेरे चैप्टर है कई पावर पॉलिटिक्स में, उसको कभी आप अपने, मैं इस फोरम से यही कहूंगा कि लोग पढ़ें किताब, खाली हमारा भाषण टीवी पर सोशल मीडिया में न सुने, तब पता चलेगा कितने खरीदे जाते थे। अरे इंदिरा गांधी के चुनाव हारने पर भी कांग्रेस एक बड़े संपादक बने ब्यूरो चीफ ने कहा देश के बड़े हिंदी अखबार के कि 20,000 रुपए मेरे बाकी हैं और दे दीजिए। और एयर इंडिया के प्लेन में उसी अखबार के एक पत्रकार जब गए थे तो रेड लाइट एरिया से किसी कॉल गर्ल को बुला लिया, उसका बिल भी जो कहा कि दे दो तो वो मुश्किल, एयर इंडिया फंस गया, कहता है इसका पैसा कैसे दे दें हम। तो पत्रकारों की सैर का तो रेड लाइट तक का पैसा लेने को लोग तैयार रहते थे। राजीव गांधी के साथ में गया तो एक बड़े पत्रकार थे एजेंसी के, उतरते ही सबसे पहले उन्होंने रेड लाइट एरिया का पता पूछा। उनको कांग्रेस से कुछ पैसा अलग से, उस जमाने में हमको $20 मिलते, $100-200 मिलते थे, तो एक्स्ट्रा पैसा उनको पार्टी की तरफ से मिलता था। अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई लोग नाराज हों, तो मुझे लगता है भाई पहले रेड लाइट एरिया में साला पहले सामान नहीं रखा है, पहले रेड लाइट एरिया का, क्योंकि उसके बाद सुबह से तो काम कर रहा है रात 12 बजे बाद, तो पहले हम वहां चले जाए न्यूयॉर्क में, यूएन के कॉन्फ्रेंस में आप गए हैं, आपको खबर से ज्यादा नहीं। तो देखिए बिकने वाले, लेकिन उसके आप बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग रहे जो लड़ते थे अपने काम करने के लिए, रात रात भर काम करते हैं। आज का आपका सोशल मीडिया आया, आपका चैनल्स आए, पहले भी बहुत अच्छे लोग थे, आज भी अच्छे। मैं इसलिए ये कहूंगा, आप मैं इसलिए जा रहा हूँ कि देखिए मामन मैथ्यू जी ने हमारी इसकी भूमिका फॉरवर्ड लिखा है, आप उनका पढ़िए, उनके और डिटेल में, इसमें तो ज्यादा मैंने हल्का सबका जिक्र थोड़ा सा ही किया कि उनको कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कितना तंग किया, मार्क्सवादी नमूदी उस जमाने में, आज मैंने 60 के दशक में कांग्रेस के सरकार ने तंग किया, तुम कम्युनिस्ट के साथ हो। मामन मैथ्यू को तो आप ये नहीं कह सकते कि, और उन्होंने इंटरव्यू में भी या उनकी बातों में उन्होंने बाकायदा कहा है, मुझे भी कहा, जो आप उसका भी वीडियो देख लीजिएगा, उनको कहा कि नहीं भाई ये मुझे दूसरी, मतलब उन्होंने ज्यादा वो नहीं किया, कहीं उस तरह से कोई तंग नहीं किया गया, ये नहीं कोई वो मोदी समर्थक हो गए हों, लेकिन उनके यहाँ छपता है, मलयालम मनोरमा में छपता है, मराठी में छपता है, गुजराती में छपता है। तो जो बिकाऊ है वो बिकते हैं, जो नहीं बिकाऊ है उनको आप कहिए कि पीछे यार नौकरी चली जाएगी, गोली मार देंगे, कोरोना हो जाएगा, कितने हमारे पत्रकार मारे गए, मैं भगवान उनको वो करे, शांति दे उनकी आत्मा को, लेकिन उनके प्रति रोकने के बजाय ये कि ये बीजेपी का सांप्रदायिक दंगे भड़काएं, यूपी के चुनाव को मानते हैं कि इससे मोदी की सरकार बदल जाएगी। देखिए अभी, और इसीलिए मैं अखिलेश यादव को भी देखिए दोषी नहीं मानता, आज भी मैं कहूंगा मैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनके जो समर्थक कई लोग मोर लॉयल देन किंग, योगी जी के मीडिया सलाहकार वही है जो अखिलेश के भी थे। ये कैसे कह सकते हैं कि योगी क्या कर रहे हैं, आज बताइए ना, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट जो सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो ये कोई सरकार होगी यदि उसको ढंग से दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको बारू में कल कोई आ जाएगा,
मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस राहुल गांधी अचानक सपना देखते हैं, लेकिन उनके साथ नीचे सिस्टम में उनके समय में क्या क्या नहीं हुआ। चिदम्बरम और आनंद शर्मा, मैं तो एक चैनल पर आनंद शर्मा पावर पे न रह करके उन्होंने धमकी दी बाकायदा पिछले इस चुनाव के समय में, डिफेमेशन केस कर दूंगा। तो मैंने कहा यूथ कांग्रेस में बाहर जब तारिक अनवर के बाहर बैठे रहते थे, मैं तब से आपको जानता हूँ, आप करिए। मेरे घर पर बाकायदा टेलीफोन करके उनका पीएनए सेक्रेटरी पता पूछा कि नोटिस भेजना है। तो ये किसकी बात करते हैं स्वतंत्रता की? मैंने ठीक है, मैं तो तैयार रहता हूँ, मैंने मुंह पर कहा उनको बाकायदा पार्लियामेंट में जाकर के, अरे आप फोन करके पता क्यों पूछते हैं? आप, मैं तो सामने हूँ, आप करिए, केस वेस करिए, जो मरवाना मरवा दीजिए। मैंने तो खाली यही कहा ना कि आप तो अपने ही मंत्रियों पर, अपने उन लोगों मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते थे, इसमें क्या बात है? ये कोई मेरा कोई गुनाह नहीं है कि आपके भ्रष्टाचार की चर्चा करूं। तो मेरा ये कहना है कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने में पार्टी बनना, भारत के विरोध में पाकिस्तान की शक्तियों का साथ देना, आज यदि पाकिस्तान की हालत खराब है, मैं नहीं कह, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि पैसा, लेकिन कोई यदि आपका दुरुपयोग कर, मैं जानता हूँ, देखिए एडिटर्स गिल्ड में अजीत भट्टाचार्य जी, विनोद मेहता, कुलदीप नायर, हम सब लोग मुशर्रफ के समय में गए, तो उसके बाद साउथ एशिया में कैसे आपस में पत्रकारों में संवाद हो, इस पर भी कोई बात नहीं है। लेकिन तब से हमने देखा है कि वहां भी आईएसआई के सक्रिय के एक दो जैसे जो पत्रकार मंडल में गए थे, नेता भी हैं, वो आज भी नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कैसे आईएसआई वाले के साथ घूम रहे थे, आंखों देखा है मेरा। तो क्या उन लोगों का उपयोग जो करते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन क्यों वो ऐसे क्यों नहीं बच सकते हैं भाई? क्या कारण है कि यदि आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आप सीआईए वाले के साथ ही घूमेंगे, तो आप पर कोई तो शंका होगी, और फिर सरकार करेगी तो कहिए बचाइए आनंद जी, आप तो टीवी 18 में है, आप टाटा बिरला अंबानी के आदमी है। अरे भाई आनंद जी क्या करेंगे? जब आप कोई अपराध करेंगे, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, तो आप ब्रजेश जी को थोड़ी जेल भेज देंगे? गाड़ी तो मेरी, मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन है। ये लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज का, फेरा के मामले, देखिए चाहे कोई सरकारें रही हो, फेरा के भी मामले पहले भी जब आए थे, उस मामले में तब यही होता था कि या तो सरकार को वो करिए, या सरकार विरोधी हो जाए, या सरकार को सरेंडर कर दीजिए। इस सरकार में जो आपने पूछा, और ये इंदिरा गांधी नेहरू के समय से चला आ रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि मुझे, मेरे से सलाह लें। अब मोदी जी ब्रजेश जी से सलाह नहीं लेते, इनको तो खिलाफ रोज बोलना चाहिए, क्योंकि इनसे, ये तो गुजरात में पत्रकार रहे, रोज इनको फोन करके पूछे, या ये जाके उनसे कहे। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा, उनसे पूछा, गिरलाल जी आपके पास आए थे, क्या कहा? किताब में है किसी उनके बाकायदा। तो उन्होंने कहा, निहाल सिंह ने बात बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं, वही बोलते रहे। मैंने क्या बताता उनको? मैं गिरलाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, देखा ऐसे पत्रकार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हो सकता है उनको लगा कि इंदिरा जी सुनना ही चाहेंगी, तो मैं जाके उनको सुनाऊंगा। सो कुलदीप नायर जी, बीजी वर्गीज इंदिरा गांधी के सलाहकार बाकायदा रहे, बाद में शास्त्री जी के भी रहे कुलदीप नायर जी, तो लेकिन बाद में अपनी स्वतंत्रता पत्रकारिता की। तो मेरा ये कहना है कि आप यदि सलाहकार नहीं बनना है, आपको फायदा नहीं मिला है, या जैसे आपने कहा वो सड़क पर नहीं आए, उनके पास तो करोड़ रुपया है। मैं तो आज भी वो चैनल नहीं चला सकता ना जो ये लोग चला रहे हैं। जिन लोगों के पास चाहे वो चीन का समर्थन है या किसी पूंजीपति से समर्थन है, लेकिन यदि उनको कोई ये नहीं है, उनको लगता है कि सरकार में हमारी इच्छा से, हमारे हिसाब से काम करे, और हमें उसके बहाने से हम करोड़ों बना लें। 80 करोड़ रुपए का हमारे पास फार्म हाउस हो, 100 करोड़ रुपए का हमारे पास ये हो, अंबानी की टक्कर में हम भी खड़े हो जाएं, तो भाई करिए आप। लेकिन फिर ट्रस्ट का, नेशनल हेराल्ड आपने नाम लिया था, नेशनल हेराल्ड में कितने ही ऐसे लोग रहे और उसको नहीं निकाल। आज भी तो अखबार केस तो चल रहा है। स्वतंत्रता के यदि समर्थक होते तो नाम के लिए डिजिटल पे, हमारे कई मित्र उसमें काम कर रहे हैं, साथी हमारे पुराने हैं, लेकिन आप बताइए स्वतंत्रता आपके चैनल पर किसी मालिक का अधिकार हो सकता है? नेशनल हेराल्ड तो नेहरू का निकाला हुआ है ना, उस अखबार को तो 50 लाख कॉपी बांटे, या 10 लाख या 25,000 कॉपी। नेशनल हेराल्ड को गोयनका जी ने प्रिंटिंग प्रेस दी थी, मेरी किताब में जिक्र है, जो मोहम्मद मैथ्यू जी ने जिक्र किया कि नेशनल हेराल्ड के लिए सबसे पहले लखनऊ के लिए प्रेस जो है 2.5 लाख रुपया रामनाथ गोयनका ने दिया था, और फिरोज गांधी को भी नौकरी रामनाथ गोयनका ने दी थी। उस नेशनल हेराल्ड को आप चलाते नहीं है, वो कहते सरकार जुल्म कर रही है, गलत केस बना दिया है। 100 करोड़ रुपया आप लेकर के बैठ गए और अखबार चलाते, 500 लोगों को जॉब देते, तो हम और आप हो सकता है 10 लोगों को और सिफारिश करते कि भाई इनको रखिए, अच्छा काम करते हैं, बेरोजगार भूखे नहीं मरेंगे कोरोना में, लेकिन वो नहीं करते। तो मैं ये एक बात याद, जिन्होंने कहा था नेहरू वाला कोट जरूर करना चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा था, और वो भी मेरे जन्म से पहले का, इसलिए ये नहीं कहिए मैं नेहरू युग का हूँ वो मार्च 52 का है ये इसलिए बता, कई एक आध बार टेलीविजन कोई बोल दिया था आप तो नेहरू के जमाने में, कहा नेहरू का नाम लेने का मतलब मैं नेहरू पे पैदा नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का नाम लेता हूँ तो त्रेता युग में नहीं हो गया, द्वापर युग में नहीं हो गया। तो ये देखिए, ये 5 मार्च 52 का है और उन्हीं के कलेक्शन है, मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। उसमें उन्होंने सूचना की स्वतंत्रता के बारे में कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सूचना की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां कहीं अत्यधिक गरीबी है वहां इस स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता।
जीने की स्वतंत्रता और किसी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं और हमारे देश में हाथ में चुनाव हुए, हमारे यहाँ अभी भी चुनाव हुए बंगाल में, चुनावों में काफी उत्तेजना पैदा हुई जैसा कि आमतौर पर होती है, लेकिन चुनाव अच्छी तरह हुए। लेकिन चुनाव के एक पहलू के बारे में कहना चाहूंगा कि चुनाव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके नियम होते हुए भी लोग ऐसा नहीं करते। धर्म और ईश्वर की निंदा से भरे हुए अभद्र और अत्यंत आपत्तिजनक बातें कहते हैं। तो वो भी उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक नेहरू भी नहीं थे, जिनका नाम लेकर के ये उसका नाम उनका लेते हैं। ये नेहरू को भी फॉलो नहीं करना चाहते। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बात तो हमारी आज की कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री रहे, या महात्मा गांधी ने भी तब भी कहा था, एक और मैं कोट करना चाहता हूँ, 1929, तब तो मैंने कई नेता भी नहीं पैदा हुए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि अरे ये अखबार में तो बहुत सारी गलती बातें थी, भरोसा मत करिए। मैंने एक दूसरी किताब में उसका भी जिक्र किया है। तो आप सोचिए कि आज का सोशल मीडिया ये जो हथियार है, ये तो परमाणु बम की तरह जो गैस का रिसाव होता है, मैं इसके नहीं हूँ कि इस पर बैन लगाया जाए, मेरे को बोलने का हक हो, मैं सीखना चाह रहा हूँ। ब्रजेश जी से बार बार अपील करता रहता हूँ कि मुझे सिखाने के लिए कुछ मदद कीजिए, इसका उपयोग सही ढंग से हो, हम नई पीढ़ी को एक आशा विश्वास पैदा करें। कोई सरकार हो, सरकार बदल दीजिए भाई, कितने साल मोदी जी, 20 साल 10 साल 5 साल कितने साल राज करेंगे, आप उनको राज करें, आप बदल दीजिए, आप ऐसा अभियान चलाइए, आप अखबार निकालिए, आप प्रेस में बोलिए, उनकी नीतियों पर, गड़बड़ियों पर। योगी जी के यहाँ कोई गड़बड़ है, यदि उनके ब्यूरोक्रेट्स गड़बड़ है, मैं भी बोलता हूँ, आप लोग इतना चैनल दिखाते हैं, आपके रीजनल चैनल है, मैं आपके और चैनल्स भी हैं, और सब लोग, और रीजनल, मैं अंतिम बात एक और कहना चाहता हूँ, लोग जो हमारे जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, गिल्ड, प्रेस काउंसिल, ये वो सबकी सहायता ले लो, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस, आप जानते हैं इसके लिए, हाँ एक बात और जोड़ूंगा आनंद जी, चूंकि आपने बात उठाई थी, जो विदेशी एक कई संस्थाएं हैं जो इस बात को पैसा देती है, यदि मैं और आप और हम एक संगठन अभी बना लें 15 आदमी का, तो हमको महीने में पैसा या साल में पैसा इतना आने लगेगा, वो कहेंगे कि आप हमें खाली ऐसी निगेटिव चीजें आप हमें बता दीजिए कि ये पत्रकारों पे। अब कोई नक्सली समर्थक छत्तीसगढ़ में, उसने एक लेटर टू एडिटर लिखा और वो मारा गया, कल आंध्रा में भी एक मारा गया, ऐसे ही एक घटना हुई थी जब मैं नई संपादक था। तो क्या कहा गया, पत्रकार की हत्या, यदि उसको हम भेज देंगे तो वहां से $5000 आपके पास आ जाएगा। ये भी एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। भारत के पत्रकारों के नाम पर यदि कोई नक्सली, कोई ISI का आदमी मारा भी जाए, तो ये कहा जाए कि ये प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है, तो वो कहते हैं अरे फिर दुनिया में, अमेरिका में, पश्चिम देशों में, या कोई बल्कि मार्क्सवादी देशों में उसका बारे में नहीं आएगा, पश्चिमी देशों में नक्सलियों के और ISI के कोई पत्रकार मारा जाएगा, या उस पर गोली चल जाएगी, या वो जेल चला जाएगा, तो वहां प्रचारित होगा कि हाँ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, तुम सोवियत यूनियन, चीन में तो तुम्हारा छपता नहीं, चीन के बीजिंग रेडियो में भी हमारे परिचय लोग, आप बीजिंग में क्यों नहीं चलाते, वहां तो चल नहीं रहा है। वो चल रहा है कहाँ पर, कि जहां पर जिनके कि आपके इकोनॉमिक हित हैं, कि आज ये भारत की कोई गैस की शक्ति न बढ़े, भारत की फार्मास्यूटिकल शक्ति न बढ़े। अभी देखिए, इससे ज्यादा कल का क्या कांग्रेस ने क्या किया, देखिए माफ कीजिए आपका समय खत्म हो रहा है, लेकिन बछड़े को लेकर के जो बातें कही गई, मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि मैंने कहा नहीं देखो खबर, हम बीच में आजकल हम चैनल कम चला रहे, मैंने कहा नहीं, सरकार ने खंडन कर दिया भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले भी आया था कि आप जो हम फ्रेंच फ्राई खाते हैं, आलू की चिप्स, वो तो आलू के, वो जो बछड़े के उससे बनता है, जबकि मेरे पास लिखी हुई स्टोरी है, कांग्रेस के जमाने में जिस समय में सबसे बड़ा एक कांड हुआ था, वनस्पति घी होता था उसमें, मैंने कहते हैं कि गोवंश के मतलब उसमें होता था तेल, उस बनाया जाता था, फ्रंट पेज पर मेरी ही बायलाइन से खबरें छपी हुई हैं, और बड़ा गंभीर विवाद पैदा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर हाउस का सपोर्ट था, वो बल्कि जो कंपनी थी वो जैन्स की थी, तो ये भी नहीं है, तो बड़ा भारी कांड परिचित रहा है। तो आप यदि वो ठीक है, उसके बाद वो निमित्त किया गया होगा, वो कितनी सही थी बाद में अदालत फैसला करती है, लेकिन ऐसी अफवाहें आज के समय में, तब तो अखबार सीमित थे ना, 2 दिल्ली का अखबार, कोई टेलीविजन चैनल नहीं है, एक दूरदर्शन है। आज इस अफवाह को फैलने में समय नहीं लगता और ये फटाफट फैल जाता है, ये सबसे डेंजरस बात है। और देखिए, जहां विज्ञान की बात है, जहां जान की बात है, वहां छोड़िए, वहां फेथ वेथ और आस्था की कोई जगह नहीं है। पहले इसी इंजेक्शन को लेकर, इसी वैक्सीन को लेकर कहा गया कि इसमें पिग का एक्सट्रैक्ट है, तो उस वक्त कहा गया कि सुअर का एक्सट्रैक्ट है, फिर अभी 3 महीने बाद आप कह रहे हैं कि इसमें बछड़े का एक्सट्रैक्ट है, 4 महीने 2-3 दिन बाद आप कुछ और कहेंगे, बोले इसमें कुछ और एक्सट्रैक्ट है, और फिर उसे फिर से एक मुद्दा बना देंगे। बात जान बचाने की है, और हर किताब में और हर पंथ में, हर धर्म में ये लिखा है कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, और उसको बचाने के लिए अगर आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आप जानबूझकर विज्ञान को फिर फेथ से क्यों जोड़ रहे हैं?
और क्यों इस काम को कर रहे हैं। ये सब अनर्गल बातें हैं, जानबूझकर एक तरह से वैमनस्य, डाउट पैदा करने की, कहीं ना कहीं इसको जोड़कर एक और लार्जर नैरेटिव है कि भाई ये सरकार पस्त है, ये फेल है। लेकिन आपको ये, भले ही ये नैरेटिव पे आपको काम करना है, आप कहिए कि हम प्रोपेगेंडिस्ट हैं मोदी के खिलाफ, कोई बात नहीं, आप करिए, लेकिन देश को तोड़ने की बात मत कीजिए, समाज में वैमनस्य पैदा करने की बात मत कीजिए, और लोगों की जान बचाने की बात है। आप ये मत कीजिए कि भारत में बॉडी काउंट बढ़ेगा तो मेरी राजनीति आगे बढ़ेगी। तो फिर सॉरी, मुझे इस तरह की राजनीति और ऐसी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं करना है। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि आपको इससे बढ़कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाकर कभी आप भी इस देश के सरपरस्त थे, आप फिर शायद इसके सरपरस्त होंगे। तब क्या आपको ये देश बटा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ चाहिए, पिछड़ा हुआ चाहिए, कि ये देश आगे बढ़ा हुआ जिसको कि आप और आगे बढ़ा सके, जुड़ा हुआ, अखंड भारत देखना चाहते हैं, या आप और इसको खंडित करना चाहते हैं? ये आपको सोचने की जरूरत है। आज बहुत लंबी चर्चा हो गई है, समय खत्म हो गया। आलोक जी, आपके साथ बात करते करते वक्त का समय का पता नहीं लगा। ब्रजेश जी, आलोक जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते। और निश्चित तौर पर जाते जाते एक अपील मैं और करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के जमाने में, जहां पर हम सबके पास जो है अपनी राय व्यक्त करने का दुनिया भर का जरिया है, आप ध्यान रखें, राय व्यक्त करें लेकिन आप तथ्यों को जरूर जानें। आलोक जी ने नेहरू का जिक्र किया। बहुत कम लोग जो कि दिन रात नेहरू की पूजा करते हैं और नेहरू के बहाने मोदी पर हमला करते हैं, ये वो भूल जाते हैं कि जो जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, उस पर पहली रोक खुद नेहरू ने लगाई थी, भारतीय संविधान में पहला संशोधन करके, और जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाला। और आज जो ट्विटर पे जो अगर कुछ चल रहा है, तो जाहिर है उसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, ताकि समाज में वैमनस्य ना फैले। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। और इस जैसी किताबें जो कि भारतीय पत्रकारिता ही नहीं, भारतीय समाज, राजनीति, इतिहास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के तौर पर है, आप इन्हें पढ़ें। और आलोक जी, आपको खूब खूब बधाई कि आपने जो बड़ी मेहनत से अपनी अनुभव का जो निचोड़ है इतने वर्षों का, फिर से एक किताब में दर्ज किया है। आज आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही चीजें, ऐसी ही किताबें आप और भी लेकर आए अपने अनुभव के साथ, यही हमारी कामना है। खूब खूब बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।